लाइफ कोच की अहमियत कितनी होती है और ये लाइफ कोचिंग ज़िंदगी के अंदर क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, जैसे कि टाइटल को आप देख लें तो लाइफ कोच या लाइफ कोचिंग का, तो इसका मतलब जहाँ-जहाँ ज़िंदगी है, वहाँ-वहाँ कोचिंग की ज़रूरत है। कोचिंग की ज़रूरत दूसरी मानो में हम कहते हैं कि इंसान हर वक़्त सीख रहा होता है। बिल्कुल सर। तो लाइफ कोचिंग का मतलब भी यही है। जी सर। हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहीं न कहीं स्टक होते हैं। हुँ, यानी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, जो कि उनके पास रास्ता तो होता है, उन्हें रास्ते पर चलना, देखना, करना कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसा। तो आपने और हमने सिर्फ एक ही बात सीखनी समझनी होती है कि जब हम लाइफ कोच के पास जाते हैं वो हमें रास्ता देता है, हमें है सर। रास्ता सिखाता है कि साहब ये रास्ता है और इस रास्ते के ऊपर आपने इस तरह से चलना है। ठीक वो है। सिर्फ कहने की हद तक नहीं होता, जी सर। वो आपको इस तरह से समझा और बता रहा होता है कि देखो साहब, ये तुम्हारे रास्ता हमने बनाया, अब इसके ऊपर तुम चलोगे। जब तुम्हें ये इस तरह का मसला है तो तुमने ये अमल करना है, जब इस तरह का मसला है तुमने ये अमल करना है। तो आपके साथ बैठ के आपको एक खास स्तर पर चलना सिखा रहा होता है। हुँ, और हम अब जब से लाइफ कोचिंग का सिलसिला बहुत से हमारे पास देखिए वालिदैन भी आ जाते हैं, हमारे पास बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे पास बिजनेसमैन भी आ जाते हैं। हर तरह के लोग जो कहीं ना कहीं स्टक होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी पूरी बात सुनते हैं और उसके मुताबिक उन्हें पूरा प्लान बना के देते हैं कि अब इस प्लान के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, मेरे अल्लाह की करम से बेहतर हो जाता है सिलसिला। तो साहब, लाइफ कोच की तो लाइफ कोच को भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सक्सेस और हैप्पीनेस में बुनियादी फ़र्क क्या है? मेरे नज़दीक जो शख्स खुश होता है ना, हुँ, वो कामयाब होता है। ठीक है सर। तो खुश होना कामयाबी है। बिल्कुल ठीक है। बात में पहुंचा पा रहा हूँ ना आप हुँ, तक? लेकिन अपनी हुदूद के अंदर रहते हो। बिल्कुल ठीक है ऐसा सर। बिल्कुल नहीं कि इस तरह की मैं कहानी सुन रखी हो कि एक साहब स्टिक घुमाते हुए जा रहे थे और वो जाकर किसी की नाक को लगी हुँ, और उन्होंने कहा कि जनाब ध्यान से, कहते हैं मैं आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी, आप कौन होते हैं? तो बिल्कुल। उन्हें आगे से फरमाया कि जनाब जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए जो खुश है हुँ, उससे ज़्यादा कामयाब ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। और खुश होना पता है क्या होता है? जी सर। इन्ना माल उसरे युसरा। रब्बे कायनात ने कह दिया कि एक दुख है तो दो सुख है। सुख है, तो इसका मतलब वो रब की रज़ा पे राज़ी है। मुश्किल के बाद आसानी। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो दो वाली आसानियाँ जो उसकी ज़िंदगी में आई हैं वो उसे लुत्फ़ ले रहा है। हुँ, इसलिए जो खुश है वो कामयाब है। बिल्कुल ऐसा। जो कामयाब है वो खुश है या नहीं? मेरे नज़दीक तो वो कामयाब ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसकी 5 टिप्स आप कौन-सी बताते हैं? मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जी सर। लफ्ज़ को देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हुँ, यानी ये एतमाद आपको आप से ही मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक। सेल्फ सेल्फ। कॉन्फिडेंस। हुँ, और आपसे अगर आप चाहते हैं मिले हुँ, तो आपने क्या करना है? आपने दूसरों की राय का एहतराम ज़रूर करना है, असर नहीं लेना। ठीक है सर। और जो एहतराम करता है वो नेगेटिव असर नहीं लेता कभी भी। बिल्कुल ठीक है सर। आप मार्केट में गए, आपने बात की हुँ, और अगले ने कहा यार तुम्हें तो बात ही करनी नहीं आती, तो आपने अपने आप को वो मैसेज पॉजिटिवली देना है कि अच्छा यार, ये तो बड़ा मेहरबान है मेरा, किसने मुझे कहा कि तुम्हें बात करनी नहीं आती। बात करनी कैसे अच्छी होती है मैं वो सीख लेता हूँ। फिर उसके पास जाएं और उसको जाकर पूछें कि आज मैंने आपके साथ बात ठीक की थी, इसमें कुछ चेंज आया? जो कि यार आपने मुझे कहा था, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। हुँ, कोई नेगेटिविटी, उस अगले को भी शर्म आएगी अगर उसने बदतमीजी की थी। दूसरा ये है कि आप अपने आप को, पहले आईना हम कहा करते थे, अब हम कहते हैं कि मोबाइल रख के आप अपने आप की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। ठीक है सर। उसमें देखें आपका लिबास कैसे लग रहा था, ठीक उसमें है। आप देखें आपके बाल वाल, मेरे तो खैर उड़ते रहते हैं, बाल वाल कैसे आपके बने हुए थे, ठीक है सर। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था। हुँ, आप जब उसको देखकर आप अपने आप को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, फिर तीसरी दफा करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और जो ही आप बाहर मार्केट में जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी मूवमेंट को तो नहीं देख पा रहे, लेकिन आपका लबो लहजा क्या था, तो आप अपने लिए अपना माइक लगा के चले जाएं और किसी के साथ जब आप बात करें, उसने आपके साथ बात कैसे की थी, आपने उससे कैसे की थी, वापस आपके उसका एनालिसिस करें। जी, जी। इस तरह एक सेल्फ एनालिसिस की आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन सेल्फ एनालिसिस में सबसे बड़ी खौफनाक बात क्या होती है? लोग अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। हुँ, सेल्फ एनालिसिस का मतलब इल्ज़ाम देना नहीं होता, ठीक है सर। उसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें मुझे बेहतर नहीं लगी, जी, जी। मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँ। ठीक तो है सर। सेल्फ एनालिसिस सेल्फ डायग्नोसिस होता है। आप अपनी तशख़ीस करते हैं और उसके बाद जाकर आप बाकी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जिन चीज़ों को ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। नेगेटिव थिंकिंग से निकलने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एक तो ज़हन में रखिए, कुछ 60,000 के करीब ख़यालात हर इंसान को रोज़ाना विज़िट करते हैं। ठीक है सर। उनमें से 80% नेगेटिव। हुँ, तो इसका मतलब खुदा ने कोई मैकेनिज़्म हमारे यहाँ वैसे लगाया हुआ है कि हम उसे फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर कर लेते हैं। तो अब जब फ़िल्टर करने के बाद ये है कि हमारा ध्यान उन 20% पर ज़्यादा होना चाहिए और नेगेटिव को आने देना चाहिए। आप जब नेगेटिव ख़याल को रोक के ठीक करने की उसे कोशिश करते हैं, आप उसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। उसको प्रोसेस होने दें, प्रोसेस हो। उसको रास्ता दें।
गुजरने दे उसको, वो गुजर जाता है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता है। हम्म, जिस तरह मैंने 30 से 60 सेकंड का आपसे जी बताया जी मैच सर। किया, जब आप उसे गुजरने देंगे तो रास्ते बनते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा आपका पॉजिटिव ज़्यादा हाईलाइट हो। और सबसे अहम बात इसमें मैं अर्ज करूंगा, जब आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव ख्यालात वाले हैं, तो आप उन्हें दुरुस्त करने के मत ठाने कि मैंने इनको ठीक करना है ना, आपने अपने आप को ठीक रखना है। उनको ठीक करने के बजाय आपने अपने आप को ठीक रखना है। जब आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो आपके अंदर एक मैकेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा कि जितनी नेगेटिविटी होगी वो आपको मुतासिर नहीं करेगी, क्योंकि आप तो पॉजिटिव वाली आंख देख रहे हैं। जिससे बड़ी अच्छी बात जी सर। अशफाक अहमद खान साहब से हमने सुनी थी। वो कहने लगे कि एक लड़का वापसी पे स्कूल से आ रहा था। जी सर। वापसी पे आते उसने एक बुजुर्ग के पास बैठा जो रास्ते में कहीं बैठे हुए थे, और ने कहा कि बाबा जी, आज मैंने साइंस में पढ़ा कि ये जो मक्खी है इसके एक इंसान की निस्बत 4000 गुना ज्यादा लेंसेस तेज होते हैं। तो बाबा जी ने उसकी तरफ देख के कहा, कहने लगा, बैठ बेटा, बैंदी तो फिर भी गंदते ही है। यानी वो लेंस तो है उसके पास, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं की कि मुझे अच्छाई को देखना। बिल्कुल ऐसे। तो हमने अच्छाई को दिखाने वाले लेंस तैयार करने हैं, और वो तभी मुमकिन है जब नेगेटिव लोगों के दरमियान रहकर आप नेगेटिव ना हो। तो ये वाली मश्क करें, ये वाली प्रैक्टिस करें, मेरा अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। और वैसे फिर कुरान जब ये कहता है कि आप शुक्र करते हो तो मैं नेमतें बढ़ा देता मैं हूँ, तुम्हें और देता हूँ। तो इसका मतलब यही है जनाब यार। बिल्कुल तो ऐसे। हमें शुक्र करना अपने लोगों को सिखाना चाहिए। उसके बेहतरीन तरीका ये है कि आप कहीं रास्ते से गुजर रहे थे और गली से आप गुजर कर गए, आप वापस मुड़ के गली का शुक्रिया अदा करें कि तेरी वजह से मैं यहाँ से गुजर गया। क्या बात है सर। आपने कहीं बर्तन धोया, धोते आपने कहा ये मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे अंदर खाना रख के मैं खाता हूँ। बड़ी बात तो है ये सर। छोटे छोटे शुक्र जब अदा करेंगे तो खालिक के साथ शुक्र वाला रिश्ता कायम हो जाएगा। ऐसे ही सर ना, रिसेंट हम मतलब कि यहाँ मैं लाहौर में आपको बताया रहता हूँ, तो हमारी आयरन ख़राब होगी। तो मैं तब सोच रहा था कि यार ये पहले जब ठीक होती थी, हम इसको रोज़ अपनी शर्ट पैंट इस्त्री करते थे, तो ये ख़राब होने की वजह से आज पूरा ही एक दिन जो है डिस्टर्ब हो गया है। मैं अब सोच रहा हूँ एक दफ़ा जाऊँ बाज़ार में, वहाँ से प्रेस करो। फिर मैं वहाँ पे गया, उसने कहा भाई आज तो कपड़े नहीं मिल सकते, ये तो कल मिलेंगे, मेरे पास तो पहले बड़ा बर्डन है। तो तब मैं सोचता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर ये एक पेंसिल भी है ना, एक निडल भी है, तो अल्लाह तबारिक व तआला की आपके पास नेमत है और आपको उसके ऊपर शुक्र अदा अल्लाह का करना ही चाहिए। अच्छा सर, इसके बाद सवाल ये है कि बहुत से सॉरी मैं रुकूंगा आपको यहाँ पर। जी सर। आपने लिटिल थिंग्स एक नज्म होती थी जी एजुकेशन सिस्टम ने अगर असरात मुरतब किए होते जी तो सर। लिटिल थिंग्स थी इसी कि छोटी छोटी चीजों का शुक्र अदा करें। बिल्कुल हमारे बच्चे क्यों नहीं शुक्र अदा करते? क्योंकि वो उससे सीख के नहीं आए। सीखे नहीं। अब जब आप अपनी किताबों से सीख कर नहीं आएंगे तो किताबों में दिलचस्पी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। ये जो रोना बैठ के रोते हैं कि किताबें को पढ़ता नहीं, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, आपने तो निसाब की किताब से उसे नफरत करा दी किताब से। हमारे बच्चों की ख्वाहिश होती है जल्दी से किताबें घर से निकलें, क्योंकि उन्होंने बड़ा मुझे टफ टाइम दिया। और अगर उन किताबों के साथ उसकी मोहब्बत होती वो तो सीने से लगा के रखता। वो कहता है नहीं ये नहीं मैं बेचने दूंगा, अम्मा ये रद्दी में नहीं जाएंगी, ये मैं संभाल के रखूंगा। वो तभी है जब उसके साथ वो रिश्ता कायम होता है। कपड़ों के साथ आप रिश्ता कायम देखें क्या होता है हमारा, अलमारियों के साथ, घरों के साथ, तो वो रिश्ते के क़याम में किरदार है उसका, लेकिन वो निज़ाम किरदार अदा नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। आपकी बात से मुझे जो कि ज़हन में है तो मैंने आपका सर बहुत ही अच्छी बात की।